नमस्कार, स्वागत है आपका। यहाँ हम भारत के कुछ सबसे पेचीदा संवैधानिक मामलों को लेते हैं और उन्हें बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यह है कि भारत सरकार को चलाता कौन है, और उससे भी जरूरी सवाल, उन पर नजर कौन रखता है। चलिए आज भारत के लोकतंत्र की इसी बुनियाद को, मतलब शक्ति और जवाबदेही के इस पूरे सिस्टम को गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सरकार के उस इंजन की जो देश के सबसे बड़े और अहम फैसले लेता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव की। और इस इंजन के ड्राइवर कौन हैं? वो हैं प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। यही वो लोग हैं जो असल में देश के शासन की गाड़ी चलाते हैं। इस पूरी व्यवस्था की नींव हमारे संविधान के अनुच्छेद 75 में रखी गई है। ये साफ साफ बताता है कि देश के नेतृत्व को चुनने की प्रक्रिया क्या होगी। और देखिए, संविधान सिर्फ ये नहीं बताता कि मंत्री कौन बनेगा, बल्कि ये भी तय करता है कि पूरी काउंसिल काम कैसे करेगी, इसकी सीमाएं क्या होंगी। एक पूरा ढांचा तैयार किया गया है। और ये जो 15% का आंकड़ा है ना, ये बहुत जरूरी है। ये संशोधन एक बहुत बड़े और भारी भरकम मंत्रिमंडल को बनने से रोकता है। इससे होता ये है कि काम ज्यादा कुशलता से होता है और राजनीतिक फायदे के लिए गैर जरूरी मंत्री पद बनाने पर भी रोक लगती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि पूरी की पूरी सरकार एक टीम की तरह लोकसभा के भरोसे पर टिकी होती है। अगर सदन का विश्वास उठ गया तो सबको जाना पड़ेगा। एक मंत्री की गलती भी पूरी सरकार की जिम्मेदारी मानी जाती है। इसी को कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सामूहिक जवाबदेही। अच्छा, सरकार के पास इतनी शक्ति तो है, पर यह कैसे सुनिश्चित होता है कि वो हमेशा कानून के दायरे में रहकर ही काम करे? चलिए अब इसका कानूनी पक्ष देखते हैं। यहां एंट्री होती है अनुच्छेद 76 की, जो हमें सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार से मिलवाता है। इनका काम ये पक्का करना है कि सरकार का हर कदम, हर फैसला संवैधानिक तौर पर सही हो। इन्हें एक तरह से सरकार का कानूनी कंपास भी कह सकते हैं। यही वो हैं जो हर कानूनी मामले पर सरकार को सलाह देते हैं और अदालतों में सरकार का पक्ष रखते हैं। और जानते हैं, अनुच्छेद 88 इन्हें एक बहुत ही खास अधिकार देता है। महान्यायवादी बिना चुनाव लड़े भी संसद के दोनों सदनों के कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं, हाँ, पर वो वोट नहीं डाल सकते। इससे उनकी भूमिका निष्पक्ष बनी रहती है। तो ठीक है, कार्यपालिका फैसले ले रही हैं, कानूनी सलाहकार रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन जो जनता का पैसा खर्च हो रहा है उस पर नजर कौन रखता है? इसी सवाल का जवाब है संविधान का अनुच्छेद 148। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और आजाद पद बनाता है, सीएजी का। इनका काम है सरकार के खर्च किए गए हर एक पैसे का हिसाब रखना। आखिर ऐसा क्या है कि संविधान बनाने वालों ने इस पद को इतना ज्यादा महत्व दिया? ये सवाल बहुत अहम है। और इसका जवाब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के इस एक वाक्य में छिपा है। उन्होंने कहा था कि सीएजी संविधान के तहत सबसे जरूरी अधिकारी होगा। क्यों? क्योंकि यही वो हैं जो पक्का करते हैं कि सरकार जनता के पैसे को सही तरीके से खर्च कर रही है या नहीं। वो एक तरह से देश के पैसों के पहरेदार हैं। अब सीएजी बिना किसी डर के काम कर सकें, इसके लिए संविधान ने एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाया है। उन्हें हटाना लगभग नामुमकिन है। और सबसे बड़ी बात, रिटायर होने के बाद वो कोई और सरकारी पद नहीं ले सकते, ताकि उन पर किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव ना बनाया जा सके। तो चलिए अब इन सभी किरदारों को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये मिलकर कैसे एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम बनाते हैं, जहां शक्ति भी है, सलाह भी है और संतुलन भी है। ये टेबल इनके बीच के रिश्ते को बड़ी अच्छी तरह दिखाता है। जैसे सीएजी अपनी ऑडिट रिपोर्ट सीधे संसद की लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को देता है, और फिर ये कमेटी सरकार से तीखे सवाल पूछती है। ये वित्तीय जवाबदेही तय करने का एक बहुत ही मजबूत तरीका है। तो कुल मिलाकर इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में एक बुनियादी संतुलन है। एक तरफ है प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास सरकार चलाने की शक्ति, और दूसरी तरफ है महान न्यायवादी और सीएजी जैसे पद जो कानूनी और वित्तीय जवाबदेही को मजबूती से बनाए रखते हैं। और यहीं पर हम एक अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। ये संवैधानिक संतुलन आखिर कितना मजबूत है? इसकी मजबूती ही हमारे लोकतंत्र के लिए एक लगातार चलने वाली परीक्षा है, और एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी भी यही है।